यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है पारांगला पास का प्रेत। कहानी के लेखक हैं बावरा मन और वक्ता भी खुद बावरा मन ही हैं। मेरा नाम मोहित है। मैं पेशे से एक एडवेंचर फिल्मकार हूँ और काम के कारण साल भर हिमालयन ट्रैक्स करता हूँ। पहाड़ी जीवन शैली की सिंप्लिसिटी और सुंदरता की वजह से ही मैंने इस करियर को चुना था। पहाड़ों को अपने कैमरा के नज़रिए से सुंदर दर्शाना मुझे कभी कठिन नहीं लगा, क्योंकि नेचर है ही इतनी खूबसूरत कि जिधर बटन दबाओ अच्छा पीस ही कैप्चर होता है। लेकिन मेरा आखिरी असाइनमेंट बाकियों से काफ़ी अलग था। यूँ तो मैं अथीस्ट हूँ, मैंने कभी भगवान या दैवी ताकतों में आस्था नहीं रखी, तो जाहिर है कि भूत प्रेत और आत्माओं में भी विश्वास नहीं था। अमूमन ये डरपोक लोगों के मनगढ़ंत किस्से या वीकेंड नाइट आउट्स को चटपटा बनाने का जरिया ही होते हैं, लेकिन पारांगला पास ट्रैक ने शायद मेरा ये भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया। यह ट्रैक हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली से शुरू होती है और 5600 मीटर के पारांगला दर्रे को पार करके सोमरोरी लेक लद्दाख में खुलती है। 90 किलोमीटर की ये पद यात्रा को पूरा करने में लगभग एक हफ्ते का समय लगता है। चढ़ाई कठिन होती है और वातावरण दुर्लभ, इसलिए ट्रैकर्स हर दिन कैंप टू कैंप छोटी दूरी तय करके ये सफ़र पूरा करते हैं। मेरे ग्रुप ने यह ट्रैक पिछले महीने शुरू की। हम सब लोग किब्बर गांव में मिले। कुल 12 लोगों के ग्रुप के साथ 3 गाइड्स, 1 कुक, 4 खच्चर वाले और 1 फिल्मकार यानी मैं था। हमारे पहले 2 दिन बाकी ट्रैक्स की तरह ही थे, जब सबकी एनर्जी और एक्साइटमेंट हाई होता है। ग्रुप में अमूमन इसी वक्त बातें और बॉन्डिंग भी होती हैं, जो आगे के कठिन सफ़र को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। हमने किब्बर के बुग्यालों और धुमले गांव में कैंप किया। वहां हमने स्पीति के फेमस चुमुर घोड़े भी देखे। आगे के दिनों में स्नो लेपर्ड, जो कि हिमालय की सुदूर चोटियों में रहने वाली बाघ की एक दुर्लभ प्रजाति है, कि मिलने की भी संभावना थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड था। यही कारण था कि मैं देर रात को सबके सोने के बाद कैमरा ट्राइपॉड पर लगाकर घंटे 2 घंटे ऑन छोड़ देता था। रात के अंधेरे में कैंपसाइट के आसपास खाने की तलाश में स्नो लेपर्ड के भटक आने की संभावना काफ़ी थी। तीसरे दिन हमने कैंप ठीक पारांगला पास के बेस में लगाया। वहां की ऊंचाई समुद्र तल से कुछ 4800 मीटर थी। ऑक्सीजन की कमी से सब काफ़ी जल्दी थक गए। कैंप में कोई चहल पहल, ना ही कोई शोर था। जो ही डिनर समाप्त हुआ कि कैंप में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ लोग तो बिना डिनर किए ही गर्म स्लीपिंग बैग्स में गहरी नींद में लिपटे थे। दिन भर इतनी मेहनत कर लेने के बाद टेंट की तंग दीवारों के बीच लापता करवटों वाली वो नींद भी काफ़ी बहुमूल्य लगती है। मुझे हाई ऑल्टीट्यूड में काम करने का गहरा अनुभव होने के कारण ज़्यादा थकान महसूस नहीं हो रही थी। साथ ही हिमालय के इस ठंडे सुनसान में स्नो लेपर्ड डॉक्यूमेंट कर पाने की संभावना भी काफ़ी थी। तो सबके सोते ही मैं काम पर लग गया। मैंने कैंप से कुछ दूर कैमरा सेट किया, ऐसे कि मिल्की वे के तारों से उजली घाटी का एक मेजर एरिया मेरे लेंस में कैद हो जाए। फ्रेम में कुछ टेंट्स भी थे, जिसमें मेरा भी था। कैमरा सेट करने के बाद मैं कुछ देर टेंट में सुस्ताने चला गया, लेकिन स्लीपिंग बैग की जिप बंद करते ही आंख लग गई। क्योंकि पूरे दिन स्नो लेपर्ड का सोच रहा था, तो सपनों में भी वही आया। पारांगला पास के टॉप पर मुझे स्नो लेपर्ड दिखा। मैं दबे पांव उसके पीछे कैमरा पॉइंट करके बढ़ा। वो भी आगे चलने लगा। चलते चलते वो एक लाल टेंट में घुस गया। मेरा दम घुटने लगा। ऐसा लगा स्नो लेपर्ड मेरे चेस्ट पर चढ़ा है और अपने पंजों से मेरी गर्दन नोच रहा है। मैं सक पका सा टेंट में उठ खड़ा हुआ। सांसें दौड़ रही थी, मैं हाँफ रहा था। इतनी ठंड में भी पसीने का एहसास हुआ। मैं हवा खाने के लिए टेंट से बाहर आया। सब नॉर्मल था, शांत था। जैसा छोड़ा था सब वैसा ही था। घड़ी देखी तो कुछ 1.5 घंटा हो चुका था। मैंने कैमरा पैक करने की सोची।
रिकॉर्डिंग स्टॉप की और ट्राइपॉड फोल्ड किया। रात काफ़ी हो चुकी थी और पास क्रॉसिंग का दिन लंबा और टफ होता है, इसलिए ग्रुप को जल्दी कैंप छोड़ना था। 5 बजे चाय और टोस्ट का नाश्ता करके हम ऑब्जेक्टिव की तरफ निकल पड़े। आज मेरा फोकस ट्रैक लीडर पर था, क्योंकि पास क्रॉसिंग सबसे टेक्निकल होती है, तो इसमें ट्रैक लीडर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो ही ग्रुप के लिए रास्ता खुलता है। मेरी फिल्म के लिए इस पार्ट को डॉक्यूमेंट करना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैं ग्रुप से आगे विवेक, जो कि हमारा ट्रैक लीडर था, उसके साथ चल रहा था। विवेक मौसम को आंकते हुए पास क्रॉस करने की डेडलाइन निर्धारित कर रहा था। बादलों को देख ऐसा लग रहा था कि लंच के बाद बारिश होगी। पहाड़ों में ये आम बात है, इसलिए ज़रूरी था कि 11 बजे तक सब लोग पास क्रॉस करके नीचे कैंप की ओर पहुंचने लगें। मोरेन ख़त्म करके हम आखिरी सबसे बड़ी चढ़ाई के बेस पर रुके। बाकी लोग कुछ 25-30 मिनट की दूरी पर थे। विवेक ने कुछ ही दूर स्थित ग्लेशियल आइस की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, जानते हो यहाँ क्या हुआ था? मैं वहाँ पहली बार आया था, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। बाकी लोग दूर थे, तो विवेक ने समय काटने को किस्सा सुनाना ठीक समझा। कई साल से परांगला पास को स्पीति लद्दाख के लोग एक घाटी से दूसरी में जाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। कभी इस पास से ट्राइबल ट्रेडर्स गुजरते, तो कभी शादी में शामिल बाराती। कुछ 20 साल पहले एक 50-55 वर्षीय महिला जो किब्बर निवासी थी, उसने संन्यास लेने की सोची और तय किया कि करजोक में जो लामा जी की मोनास्ट्री है, वहां पर बचा जीवन साध्वी की तरह बिताएगी। उसका पति काफी साल पहले गुजर गया था और 3 लड़के काजा और शिमला में काम करते थे। माँ ने बेटों को अपनी इच्छा बताई और रिक्वेस्ट किया कि उसे करजोक छोड़ाएं। अपने जीवन में व्यस्त बेटों ने सोचा कि अच्छा ही है कि माँ का बोझ मोनास्ट्री उठा ले। बूढ़ी औरत ने दान भाव से अपनी सारी पूंजी और गहने लामा जी को देने के लिए बांध लिए। लड़के सरप्राइज थे कि सारा धन धर्मार्थ में व्यर्थ हो जाएगा। खैर, वो पारांगला की ओर निकल पड़े। रास्ते भर माँ को रिझाते मनाते कि वह धन उनके सुपुर्द कर दे। वैसे भी मंदिर में देने का क्या ही फायदा, लेकिन माँ ने उनकी एक ना सुनी। अपनी यात्रा के तीसरे दिन माँ बेटे पारांगला पर वहीं पहुंचे जहां अभी हम थे। उनको कुछ सूझ गया था। बुढ़िया एक पत्थर पर बैठी थोड़ी सांसें बटोर रही थी। तीनों लड़के माँ को घेर लेते हैं, बुढ़िया के हाथ पैर पकड़कर उठाते हैं और बोरी की तरह एक बड़े क्रेवास में फेंकने लगते हैं। वो गिड़गिड़ाती है, लेकिन धूर्त बेटे मन बना चुके थे, वह यह भांप जाती है। आखिर में श्राप देती है कि लड़कों की सारी दौलत मिट्टी बन जाएगी। लड़के एक नहीं सुनते और बोरी की तरह उसे क्रेवास में लुढ़का देते हैं। बुढ़िया क्रेवास की संकरी दीवारों के बीच कहीं जाके फंस जाती है। उसकी दर्द भरी चीखें उठती हैं, लेकिन जान अभी भी बाकी होती है। वह चिल्लाती है, मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान उसकी रूह को जमा देता है और मोस्ट लाइकली वो एक्यूट हाइपोथर्मिया के कारण मर जाती है। लड़के सामान और गहने विभाजित करते हैं और वापस निकल लेते हैं। गांव वालों को यह कहानी बता देते हैं कि माँ की मृत्यु ठंड और कठिन सफ़र के दौरान बीमार पड़ने से ही हो गई। सो अंतिम क्रिया पारांगला पर ही कराए। कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर एक के बाद एक लड़कों के जीवन में परेशानियां उमड़ पड़ती हैं। एक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, बाकी दोनों किसी किसी कारण मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। उनमें से एक स्पीति नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है और तीसरा पागल होकर सड़कों पर भटकता रहता है और सिर्फ उस दिन के माँ के मर्डर के किस्से को बोलता रहता है ऑन रिपीट। विवेक चुप हो जाता है। मैं थोड़ा सहम जाता हूँ और सोच में पड़ जाता हूँ। बाकी ग्रुप हम तक पहुँच गया था। मैं थोड़ा थोड़ा होश में आता हूँ। फोकलोर ही है ये, जो अक्सर टूरिस्ट को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी क्या फालतू सोच में पड़ गया। आखिरी चढ़ाई से पहले सोचा कैमरा चेक कर लूं। 1-2 ब्लैंक क्लिक करी तो इनसफिशिएंट मेमोरी का नोटिस आ गया स्क्रीन पर।
मैं सरप्राइज था। उस दिन वाले मेमोरी कार्ड में सिर्फ रात की फुटेज ही कैप्चर की थी, तो सारा स्पेस नहीं भरना चाहिए था। खैर, मैंने सोचा अगर कुछ काम का कैप्चर ना हुआ हो तो फुटेज डिलीट कर देता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करके फास्ट फॉरवर्ड चक्का घुमाया, देखने के लिए कि किस्मत से अगर स्नो लेपर्ड कैप्चर हुआ हो तो। राउंड पर राउंड घुमाने के बाद भी कुछ नहीं था। मैं फुटेज के एंड पर ही था कि मेरी उंगली अचानक धीमी हो गई। मैं आश्चर्यचकित था। स्नो लेपर्ड वो फ्रेम में दाईं ओर से आया, हल्के हल्के दबे पांव, सारी जंगली बिल्लियों की तरह। वो जगह टटोल रहा था, इधर उधर सूंघ रहा था। फिर वह सचेत सा खड़ा हो जाता है। अचानक ही मुड़कर जिस दिशा से आता है उसी ओर वापस भाग जाता है, फ्रेम से बाहर। मैं कई बार रिवाइंड करके पूरा लम्हा जीता हूँ, फिर फॉर्मेलिटी के लिए आगे की बची कुची फुटेज भी देखता हूँ। उसमें कुछ खास नहीं होता और आगे बढ़ता हूँ। आखिरी के 4 मिनट में फिर एक स्नो लेपर्ड सी परछाई कैंप की तरफ दौड़ती दिखती है। वो दाईं ओर से आती है और तेजी से भागती मेरे टेंट में चली जाती है, और फिर नदारद। उसके कुछ ही टाइम बाद मैं बाहर आता हूँ और कैमरा बंद करता हूँ। मैं उसी पल वहाँ खड़ा खड़ा जम गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी को बताऊँ भी तो क्या। वो परछाई केवल आभास बराबर ही थी। मैं डरने से ज़्यादा शायद पजल्ड और शॉक था। खैर, सब चल पड़े तो मैं भी चुपचाप चल पड़ा। उस दिन अपने आप को शूट करने के लिए तैयार नहीं कर पाया, बस कुछ बेसिक शॉट्स लिए और चलता रहा। रास्ते में एक पानी के स्रोत पर रुके। सबने वाटर बॉटल भरी। जब मेरी बारी आई तो मैं झुका पानी भरने के लिए, और एकदम से पानी लाल हो गया, खून की तरह। मैं हड़बड़ाकर पीछे गिर गया। होश संभाला तो पानी तो वैसा ही था, बेरंग। या तो ऑल्टीट्यूड था या मेरी मेंटल सिचुएशन। मैं हेलुसिनेट कर रहा था शायद। वैसे ऑक्सीजन के अभाव से और ऑल्टीट्यूड सिकनेस के भी पहले लक्षण कुछ ऐसे ही होते हैं। किसी तरह अगले कैंप पहुंच गया और सीधे जाके टेंट में घुस गया। मुझे सोचने के लिए एकांत चाहिए था। घंटों सोचा और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। शायद किसी ने खाने के लिए पुकारा हो, पर सोता देख ना जगाया हो। जब आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। ज़्यादा सोचने का पॉइंट नहीं था। अब उस जगह रहने का मेरा खास मन नहीं था। काम खत्म करके जल्दी वापस निकलना था। सोचा सुबह के लिए कैमरा रेडी कर लूँ। मैंने किट बैग से निकालकर स्लीपिंग मैट पर बिछाई। बैटरीज को पावर बैंक में चार्ज करने को लगाया। गोप्रो के माउंट्स चेक किए। दिन भर चलने के बाद काफ़ी भूख भी लगी थी। सोचा किचन टेंट में जाके देखूं कि कुछ बचा हो पेट भरने को। तभी एक आवाज़ कानों में पड़ी। पहाड़ी रातों की तेज़ सर्द हवाओं में भी वो पुकार मेरे कानों में क्लियरली सुनाई पड़ रही थी। मेरी मदद करो, ये मुझे मार डालेंगे। एक औरत काफ़ी डेस्परेट हेल्प मांग रही थी। शायद इस ग्रुप में कोई मेरे साथ काफ़ी भद्दा मजाक कर रहा था। शायद विवेक, उसी ने मुझे वो कहानी सुनाई थी। मैंने सोचा चाहे जो भी हो, अब इसका फैसला कर ही डालूंगा। कैमरा पर रंगे हाथ पकड़कर सबक सिखाऊंगा। मैंने गोप्रो हेड माउंट पर लगा लिया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके टेंट से निकला। तेज़ बर्फीली हवाएं चल रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे मांस सड़ रहा हो। आवाज़ और वो स्मेल दोनों दूर लगाए हुए टॉयलेट टेंट की ओर से आ रही थी। मैं उसी तरफ बढ़ चला। टॉयलेट टेंट में कोई नहीं था। वहाँ दुर्गंध और भी तेज़ हो गई। शायद टेंट के पीछे कुछ था। मैं बाहर निकलकर टेंट के पीछे की ओर गया। एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा था। उसे देख मैं स्तब्ध रह गया। उसमें सैकड़ों रैपर, टिन फूड कैंस, गीला कूड़ा, टॉयलेट रोल्स आदि सड़ रहे थे। दुर्गंध ऐसी जैसे कई डेड बॉडी सड़ रही हों। पास बहने वाली स्ट्रीम में भी कुछ कूड़ा रिस रहा था। पहाड़ों वाली मैगी खाके उसकी फ़ोटो सभी टूरिस्ट ले जाते हैं, लेकिन प्रेत आत्माओं जैसे उसके प्लास्टिक रैपर अनगिनत सालों तक इन्हीं वादियों, नदियों, नालों में भटकते रहते हैं। सैकड़ों टूरिस्ट ट्रैवलर बनने का ढोंग भी रचा लेते हैं, लेकिन ना ही आदतें बदलती हैं और ना ही तरीके।
यह सोचकर मेरा दिल बैठ गया। शायद धरती ही वो बूढ़ी माँ है जिसको उसके बच्चे मार रहे हैं और जो शायद नित्य मदद के लिए पुकार भी रही है। मैं हताश था। हेलुसिनेशंस का पर्दा तो फाश हुआ, लेकिन सिर में भारी दर्द उठ खड़ा हुआ था और जी भी मिचलाने लगा। एक्यूट माउंटेन सिकनेस अब शायद हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा या हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा में तब्दील हो रही थी। शायद पहले ही डायमॉक्स खा लेनी चाहिए थी। अब जल्दी डिसेंड करके निचले इलाके में जाना ही एक चारा था। मैंने हिम्मत जुटाकर विवेक को उठाया और उसकी सहायता से एक पोर्टर के साथ निचले कैंप की ओर बढ़ चला। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए और अगर आप ऐसे ही कहानी और किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पेट्रियन अकाउंट में कंट्रीब्यूट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ कार्ड पर भी।